arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। सैयद तथा लोदी वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। इतिहासकारों का मत है कि पैगंबर के अनुयायी को सैयद कहा जाता था। ये पैगंबर की भांति उदार होते हैं एवं इस्लाम जगत में आदरणीय होते हैं। तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां अत्यंत उदार तथा दयालु था। उसके अनेक गुणों के कारण उसे सैयद की उपाधि प्रदान की गई थी। खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली के अंतिम तुगलक सुल्तान को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश सैयद वंश का संस्थापक बना। उसने दिल्ली पर 7 वर्ष 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया। खिज्र खां ने पंजाब दिल्ली को मिलाकर राज्य करना आरंभ किया और विद्रोहियों का दमन किया। उसने दोआब में कटेहर, बदायूं तथा इटावा में राजपूत सरदारों के विद्रोहों का दमन करके शांति स्थापित की। उसने मेवात और ग्वालियर के विद्रोहियों का भी सफलतापूर्वक दमन किया। निरंतर विद्रोहों के दमन करने के कारण उसे अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। फलतः उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और अंत में 20 मई 1421 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। फरिश्ता के शब्दों में खिज्र खां एक बड़ा ही बुद्धिमान और महान राजा था। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह का प्रारंभिक नाम मुबारिक था। वह खिज्र खां का पुत्र था। उसने बतिंडा और दोआब के विद्रोहों को शांत किया। उसके शासनकाल में खोखर सरदार जसरथ और काबुल शासक शेर अली ने पंजाब आदि प्रदेशों में विध्वंस किया। सुल्तान ने उसका मुकाबला किया। मालवा और जौनपुर के शासकों ने दिल्ली से विद्रोह कर दिया। इससे मुबारक शाह को पंजाब से दिल्ली लौटना पड़ा। मुबारक शाह के प्रधानमंत्री ने कुछ अन्य सरदारों की सहायता से षड्यंत्र रचकर 1434 ईस्वी में सुल्तान की हत्या कर दी। उसके पश्चात उसका गोद लिया हुआ पुत्र मोहम्मद बिन फरीद 1434 ईस्वी में सुल्तान हुआ। मोहम्मद बिन फरीद 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। मुबारक शाह के पश्चात मोहम्मद बिन फरीद गद्दी पर बैठा। वह खिज्र खां का नाती था। सिंहासन पर बैठते ही मोहम्मद बिन फरीद ने अपने पूर्व सुल्तान मुबारक शाह के हत्यारे सरवर उल मुल्क का एक अन्य अमीर की सहायता से वध कर दिया और सहयोगी अमीर को प्रधानमंत्री बनाया। इसका शासनकाल अव्यवस्था एवं विद्रोहों का काल था। लाहौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर, सरहिंद आदि क्षेत्रों में विद्रोह हुए। सरहिंद ने बहलोल खां लोदी ने खोखर सरदार जसरथ की सहायता से दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश की। सन 1445 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हुई। अमीरों की मदद से उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। पंजाब पर लोदियों का अधिकार 15वीं शताब्दी के मध्य हो गया था। ये लोग अफगान थे, पर इन्हें दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण पद नहीं मिले, जबकि मालवा और बहमनी में इनका महत्व था। दिल्ली में बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की, जहां इसके वंशजों ने 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश में 3 शासक हुए। बहलोल लोदी 1451 से 1479 ईस्वी तक। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को स्वयं का सुल्तान घोषित किया। संभल में विद्रोह करने वाले दरिया खां का दमन कर बहलोल ने 7 परगना अपने अधिकार में कर लिया। जौनपुर के शासक महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। महमूद के उत्तराधिकारी हुसैन शाह आदि का दमन करने में बहलोल लोदी का अधिकांश समय बीता। उसने मेवात, ग्वालियर आदि स्थानों पर शत्रुओं के विद्रोह का दमन किया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में
बुखार से बहलोल की मृत्यु हो गई। वह साहसी, कूटनीतिज्ञ, उदार, धर्मप्रिय एवं प्रजापालक शासक था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोदी के मृत्यु के उपरांत उसका छोटा पुत्र खां सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही सिकंदर लोदी ने सरदारों को अपने नियंत्रण में किया। वह गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ा के राणा सांगा का समकालीन था। लोदी वंश के शासकों में यद्यपि सिकंदर लोदी का पुरातनपंथी और धर्मांध माना जाता है, किंतु उसने अपने राज्य को श्रेष्ठ प्रशासन दिया। उसने कृषि में रुचि ली, अनाज पर चुंगी कर माफ कर दिया, नाप के लिए गज लागू किया जो मुगल काल तक चला और शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था का आधार बना। उसने न्याय पर बहुत बल दिया, राज्य को डाकुओं लुटेरों से सुरक्षित रखा। अपने अभियान के अंतर्गत उसने मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया, विशेषकर नगर कोट के मंदिर को। विद्वान और दार्शनिकों का वह सम्मान करता था। संगीत में उसकी रुचि थी। उसने संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। बहुत से हिंदुओं ने फारसी सीखी, जिससे प्रशासन कार्य में सहयोग मिला। डॉक्टर आशीर्वादी लाल के शब्दों में, लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर लोदी था। प्रशासनिक कार्यों में उत्साह और अनुशासन उत्पन्न करने में उसमें भारी योग्यता थी। सल्तनत और शासन दोनों का गौरव जो बाद के तुगलक शासकों के समय घट गया था, अब फिर से बढ़ने लगा। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा पुत्र इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम को गद्दी संभालने के पश्चात विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें जौनपुर में जलाल खां की समस्या, अमीरों का विद्रोह, ग्वालियर की समस्या, मेवाड़ की समस्या, पंजाब की समस्या आदि प्रमुख थी। जलाल खां का विद्रोह। अमीरों के दमन के लिए एवं शासन की सुविधा के लिए इब्राहिम ने अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। प्रभावशाली अमीर खां ए जहां लोहानी को यह बात पसंद नहीं आई। सुल्तान ने जलाल खां को जौनपुर से वापस बुलाया, किंतु जलाल खां वापस नहीं आया और उसने हुमायूं शेखानी नामक सरदार के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। इब्राहिम ने जलाल खां का पीछा किया। जलाल खां ग्वालियर होते हुए गोंडवाना पहुंचा। वहां सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। अमीरों का विद्रोह। हुमायूं और जलाल के विद्रोह से सुल्तान अमीरों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। उसने हुमायूं और उसके पुत्र को कैद कर लिया। अमीरों ने इस नीति का कड़ा विरोध किया, किंतु सुल्तान ने विद्रोह का कठोरता से दमन किया। ग्वालियर विजय। जलाल खां को ग्वालियर में शरण देने के कारण सुल्तान ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। वहां के शासक विक्रमजीत की पराजय हुई एवं ग्वालियर दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया। मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इब्राहिम लोदी उसकी शक्ति को सहन नहीं कर सका और उसके विरुद्ध बड़ी सेना लेकर आक्रमण किया, किंतु वह विजय प्राप्त न कर सका। पानीपत का प्रथम युद्ध। अमीर एवं सरदार इब्राहिम लोदी की दमन नीति से नाराज हो गए। बिहार में सूबेदार दरिया खां, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं अन्य अमीरों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दौलत खां के पुत्र गाजी खां ने अपने पिता को सूचना दी कि यदि इब्राहिम बिहार में विद्रोह को दबाने में सफल हुआ तो आपको भी लाहौर से वंचित कर देगा। दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम को सिंहासन निश्चित करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने परास्त कर लोदी वंश का अंत कर दिया। लोदी वंश का पतन। सुल्तान इब्राहिम लोदी का चरित्र ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। यद्यपि इब्राहिम लोदी योग्य शासक था, किंतु अफगानों के प्रति उसकी अकुशल अथवा अव्यवहारिक नीति ने उसके वंश के पतन के बीज बो दिए। अफगान के अमीरों के प्रति निरादर और शंकालु व्यवहार ने अमीरों को उसका विरोधी बना दिया। दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारणों में हिंदुओं के साथ अत्याचार, मुसलमानों में आपसी फूट, शासन व्यवस्था की दुर्बलता, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव, दास प्रथा, सुल्तानों की क्रूरता, विलासिता, विदेशियों के आक्रमण तथा तैमूर के आक्रमण,
मंगोलों का आक्रमण इत्यादि रहे। इसलिए राजवंशों के परिवर्तन का चक्र तेजी से घूमता रहा। arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।